तो यहाँ पे हमने लास्ट पढ़ा था, then democratic government do not have a very good record when comes to sharing information with citizens। तो ये प्रैक्टिकली बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब ये एक्चुअल में देखा गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स निकली। एक तो कि रेगुलर जो है हर एक को चांस नहीं मिलता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे एंड हर एक टॉपिक पब्लिक डिबेट में नहीं दिया जाता। देन देखा गया कि जब बात आती है इंफॉर्मेशन शेयर करने की तो सिटीजन्स के साथ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, इस चीज का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regimes in these respects। तो अगर हमें सम अप करना हो तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि चाहे कुछ चीज़ों में लैक कर रही है डेमोक्रेसी, प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही, बट स्टिल हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे तो फिर भी मच बेटर है जो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हैं। In substantive terms, it may be reasonable to expect from a democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। तो हम डेमोक्रेसी से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोगों की नीड को समझे, लोगों की डिमांड को समझे एंड करप्शन फ्री हो, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट सो इम्प्रेसिव ऑन दीज काउंट्स। अब इन चीज़ों में भी देखें तो डेमोक्रेसी का एक्चुअल में रिकॉर्ड इनमें भी अच्छा नहीं है। Democracy often frustrates the needs of people and often ignore the demand of majority of its population। तो जब रिकॉर्ड देखा गया तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है जब उनको देखा गया तो ज्यादातर लोगों की नीड्स को वो समझ ही नहीं रही है, लोगों की डिमांड्स को इग्नोर करती है गवर्नमेंट। The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। और अगर हम करप्शन की भी बात करें तो हम इतने सारे केसेस डेमोक्रेसी में भी करप्शन के सुन लेते हैं कि हम ये भी यहाँ से कह सकते हैं कि इस ईविल से, जो करप्शन का ईविल है, इससे भी डेमोक्रेसी बची नहीं हुई है। At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to people। तो अगर हम इन पॉइंट से सोचें कि चलो फिर तो मोनार्की ही अच्छी होगी या और कोई गवर्नमेंट अच्छी होगी, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, बिकॉज दूसरी गवर्नमेंट्स में भी उतनी ही करप्शन होती है, दूसरी गवर्नमेंट भी लोगों की डिमांड्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। So there is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative। तो एक रिस्पेक्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर है। वो क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जैसे मैंने हेडिंग में यहाँ पे पढ़ाया था ना कि आपके पास अकाउंटेबल हम पढ़ चुके हैं कि लोगों की नीड्स को वो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करें। रिस्पॉन्सिव भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमने नीड्स मांगी हैं, जो हम कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स को सुने। अब आ जाते हैं लेजिटिमेट पे। तो जो एक चीज है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बाकियों से अच्छी है वो ये है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government। That is why there is overwhelming response for the idea of democracy all over the world। देखो हम अभी इतने सारे ड्रॉबैक पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी स्लो होती है, उतनी एफिशिएंट नहीं होती, लोगों की डिमांड एक्चुअल में उतनी नहीं सुनती, और यहाँ पे करप्शन भी होती रहती है। बट एक चीज जिसमें हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है वो इसलिए कि सरकार हमारी चुनी हुई होती है, हमारी ओन गवर्नमेंट होती है। तो इसी सिर्फ एक पॉइंट की वजह से दुनिया में डेमोक्रेसी ज्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई जबरदस्ती हम पे रूल नहीं कर रहा, हमने उसे चुना है तो वो हम पे रूल कर रहा है। As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes। मतलब ये जो सपोर्ट है ना, ये जो डेमोक्रेसी के लिए है, वो वहाँ के लोग तो करते ही हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी हो रही है, वहाँ के भी करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हो रही है, वो लोग भी कहते हैं कि ये चीज डेमोक्रेसी की काफी अच्छी है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। क्यों ये चीज अच्छी लगती है लोगों को? क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जो लोग हमने चुने हैं वही हमें रूल करे। अब आप घर पे भी देखो ना, आपके घर पे मान लो एक हेड अलॉट कर दिया जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हो, और आप बोला जाए कि आपके घर को अब यही हेड चलाएगा, और आपको वो हेड पसंद ही नहीं है, जबरदस्ती आप पे लगा दिया गया है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। बट अगर आपको चूज करने की ऑप्शन मिल जाए देन आप खुश होगे।
तो यही बात है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि हम जो इलेक्ट करें वही हमें रूल करे। They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो डेमोक्रेसी है वो अपने लिए खुद ही सपोर्ट इकट्ठी कर लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा फायदा है कि वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलती है चूज करने की। तो डेमोक्रेसी का यही फायदा है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी पे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, लोग फटाफट से डेमोक्रेसी को ही ज़्यादा फेवर करते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें ऑप्शन तो मिल रही है कि तुम्हें कौन रूल करेगा, बाकी उसमें तो ऑप्शन भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे नीचे आपको डेटा दे रखा है कि डेमोक्रेसी क्यों जहाँ जहाँ पे प्रेफर की जाती है ओवर डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे साउथ एशिया का ही दे रखा है, देखिए बहुत सारा पोर्शन रेड है। रेड मीन्स जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रेफर की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, सिर्फ 10% है यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप बेटर है। यहाँ पे 28% कहते हैं डजेंट मैटर टू मी, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा डिक्टेटरशिप चल रही है या डेमोक्रेसी चल रही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट इस डेटा के हिसाब से भी देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, जो रेड पोर्शन है आपके पास, ठीक है। देन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या इसके फायदे क्या क्या नुकसान। अब इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, क्या रिलेशन है, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। हम कहते हैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे अच्छी गवर्नमेंट ही निकलेगी, बट इससे ये एक्सपेक्ट करना फेयर नहीं होगा कि इससे अच्छी डेवलपमेंट भी होगी। Evidence show that in practice many democracies did not fulfill this expectation. तो यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस ऐसे हमें मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि अच्छी सरकार तो बन गई बट डेवलपमेंट नहीं हुई डेमोक्रेसी में। If you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years between 1950 and 2000, मतलब अगर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को देखें 50 सालों के पीरियड में 1950 से लेकर 2000 में, डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब डाटा देखें तो जो डिक्टेटरशिप थी जिन कंट्रीज में वहां पे थोड़ा सा हायर रेट था ग्रोथ का। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। तो ये जो इनएबिलिटी है डेमोक्रेसी में कि इकोनॉमी की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, ये थोड़ी सी हमें चिंता देती है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। बट क्या इसके बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें कि यहाँ पे इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। As we have already studied in economics, economic development depends on several factors. तो अगर हम देखें कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में तो ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, डेमोक्रेसी में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की ही बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वहाँ पे सिर्फ हम डेमोक्रेसी को दोष नहीं दे सकते। वो फैक्टर्स क्या है? उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज, उस कंट्री की ग्लोबल ग्लोबल जो रिकॉग्निशन है, ग्लोबल जो सिचुएशन है, देन वो कंट्री बाकी कंट्रीज से के साथ कितना उनका रिलेशन अच्छा है, मतलब कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज उन्हें कितनी मिल रही है, एंड उस कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है वो कैसी है, पॉलिसीज कैसी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. So, but यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि जो rate of economic development है between less developed countries जिनमें dictatorship हो रही है and जिनमें डेमोक्रेसीज है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। मतलब इतना फर्क नहीं है कि हम कहें डिक्टेटरशिप को चूज कर लेते हैं कि वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ही स्लाइटली सा फर्क है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। 1 मार्क में आपको, क्योंकि अभी आपका एनसीईआरटी से लाइंस में से कुछ भी वो क्वेश्चन निकाल के पूछ सकते हैं। तो जो जो आते हैं मैं आपको चैप्टर के साथ साथ बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट का कि क्या डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटी होती है।
देन आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ डेमोक्रेसी पे नहीं. बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट. तो हम यहाँ पे गारंटी तो नहीं कहते हैं कि डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी होगी, बट इतना भी कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेंगे अगर हम डेमोक्रेसी में होंगे तो. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो अगर हम एंड में देखें कि अगर हम बहुत सारे ये जो डिफरेंस है अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ में जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज है वो थोड़ी सी आगे हैं और डेमोक्रेसी उनसे थोड़ी पीछे है, तो हम इस चीज़ पे नहीं चूज कर सकते कि हमें डिक्टेटरशिप में जाना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के और भी बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं. यहाँ पे नीचे आपको देखिए कार्टून की फॉर्म में बना रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े ही मसल्स वगैरह बन रखे हैं, यानी ये रिच कैटेगरी है जिनके पास बहुत ही पैसा, बहुत ही अच्छी हेल्थ, सब कुछ है. और यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो जाता है, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मतलब यहाँ पे कमर बेचारे को टाइट बांधनी पड़ रही है, यानी बहुत सारी लिमिटेशंस में रहना पड़ रहा है. तो ऐसे लोग कौन है? जो मिडिल क्लास लोग हैं. मिलता तो है बट थोड़ी लिमिटेशंस के साथ वो रह रहे हैं. एंड नीचे बेचारे जो बिल्कुल सूख जाते हैं वो कौन है? पुअर लोग हैं, जिनके पास सॉक्स भी फटी हुई हैं, टांगे भी सूखी हुई हैं, वो पुअर लोग आ जाते हैं. ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कार्टून की तरफ, मतलब कार्टून के थ्रू एक फनी के वे में वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें जो वेल्थ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पे देखिए कार्टून ऑन दिस पेज एंड नेक्स्ट 3 पेजेस टेल अबाउट द डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर, कि अमीर और गरीब लोगों में कितना अंतर चल रहा है. शुड द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? अगर पूरे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो वहां पे लोगों में ग्रोथ भी तो सेम होनी चाहिए. यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि रिच को ज्यादा मिल रहा है, मिडिल को उससे कम, और पुअर को बिल्कुल ही कम? ऐसा क्यों मिल रहा है? हाउ कैन द पुअर गेट अ वॉइस फॉर अ बेटर शेयर इन द नेशन? पुअर लोगों को भी ज्यादा शेयर मिले नेशन में, वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? वट कैन पुअर डू टू रिसीव अ ग्रेटर शेयर इन वर्ल्ड्स वेल्थ? पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो उसमें गरीब लोगों को एक इक्वल शेयर मिले, उसके लिए भी वो लोग क्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को ये पूरा कार्टून जता रहा है कि सब कुछ इकोनॉमी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है. ऐसा नहीं होता है एक देश में सब अमीर ही लोग हैं या सब गरीब ही लोग हैं. हम हर देश में देखते हैं अमीर भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, गरीब भी होते हैं. तो ये इकोनॉमी जो है इतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, पैसा इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, ये इस चीज को डिपिक्ट करता है. ओके.